आप दोनों जो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में वहां जो हिंदू और सिख जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ वहां संवैधानिक तौर पे वहां पॉलिटिकली सोशली और इसके साथ साथ तमाम दूसरे क्षेत्रों में जो उनके साथ एक तरीके से प्रताड़ना हो रही है, उनको सताया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनका अपहरण हो रहा है, उनकी लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, जबरदस्ती उनको मजहब से धर्म से निकालकर मजहब में कन्वर्ट किया जा रहा है। और इसमें पाकिस्तान स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक हो, सबका एक ही रवैया है। अगर हम ये कहें कि सरकार जिहादी है, हाफिज सईद जिहादी है, लश्कर तैयबा जिहादी है, तो वहां की सुप्रीम कोर्ट और दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी वहां इन दोनों अल्पसंख्यकों के साथ इस तरीके का बर्ताव करते हैं। लगता है कि 1400 साल पुराना पत्थरों से मारने वाली परंपरा पाकिस्तान में आज भी देखने को मिलती है। डॉक्टर रतनू साहब, जय आहूजा साहब, आपका फिर एक बार मेरे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पर और जो दीगर दूसरे सोर्सेज हैं उसमें आपका खैर मकदम करता हूं। और मैं खास तौर से जय साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आहूजा साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में हिंदू और सिखों का असल इशू क्या है, क्योंकि आपने इसको इतनी गहराई से समझा है कि कभी इसकी परसेंटेज को लेकर के डिबेट होती है तो परसेंटेज पे लोग उलझ जाते हैं कि जिस वक्त ये भारत पाकिस्तान बटा और लियाकत और नेहरू पैक्ट हुआ उस वक्त पाकिस्तान में सही मानों में फैक्चुअली कितनी परसेंटेज थी और इशू तब ये कब से आया, और हाल के दिनों में हम ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन इसकी क्या शुरुआत है, किस तरीके से आया, ये आप ये माने कि आप मुझे नहीं बल्कि इस देश के उस आम आदमी को समझा रहे हैं जिसको सच में इसकी एबीसीडी नहीं पता। आहूजा साहब जी, प्रणाम माननीय। आपने इतने स्नेह से हमें यहाँ पे बुलाया और हमें अवसर दिया है बात कहने का, और इन निरीह लोगों की बात भारत के आम हिंदुओं तक पहुंचाने का, आपने आम नागरिकों तक पहुंचाने का अवसर दिया, धन्यवाद। पहला सेंसस जो पाकिस्तान का है 1951 का, उस समय पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो आज के समय बांग्लादेश है, वहां पे हिंदू और बुद्धिस्ट की मिला के कुल आबादी थी लगभग 28%, जो अब 6% रह गई है, ऐसा बताया जाता है। उस विषय पे हमारी ज्यादा बांग्लादेश पे पकड़ नहीं है। पाकिस्तान में उस समय 16.7% आबादी थी हिंदू और सिखों की मिलाकर के, जो अभी पाकिस्तान के सेंसस के हिसाब से लगभग 1.7% रह गई है। ये इसमें उलझने या उलझाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये आधिकारिक डेटा है। तो बहुत सारे लोग, पाकिस्तान को समर्थन देने वाले लोग ऐसी बातें कहते हैं कि भाई तब पाकिस्तान एक ही था, बांग्लादेश में आबादी अधिक थी, ऐसा परसेंटेज नहीं है। तो ये झूठ है। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का सेग्रीगेटेड डेटा उपलब्ध है, तब भी था और आज बांग्लादेश बनने के बाद में आज भी मौजूद है, इसलिए इस पे कोई विवाद और चर्चा का कारण नहीं है। एक तो बात हो गई ये। दूसरा आपने विषय बताया, तो वहां का जो आईन है, वहां का जो संविधान है इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि कोई भी कानून मान्य है देश में, लेकिन यदि उसका शरिया के साथ में कोई कन्फ्लिक्ट है तो शरिया सर्वमान्य होगा, उस कानून की कोई वैधता नहीं होगी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब एक बच्ची जो 9 साल 10 साल 11 साल की है, जिसके लिए कहते हैं हम साधारण भाषा में प्यूबिटी, या बच्ची उस समय से वयस्कता की ओर कदम बढ़ाने लगती है, तो उस समय में बच्ची को उठा लिया जाता है। जबकि पाकिस्तान में बच्चियों की शादी की आयु कानूनन रूप से 18 वर्ष है, लेकिन वो काफिर बच्चियों पे लागू नहीं होती है, और उनको गन पॉइंट पे उठा करके अपने माँ बाप के हाथ में से छीन करके उन बच्चियों का उसी दिन धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। धर्म परिवर्तन होते ही उस बच्ची के काफिर माता पिता से उसका संबंध स्वतः समाप्त हो जाता है शरिया के कारण, बिकॉज वंस यू आर ए मुस्लिम यू आर ऑलवेज ए मुस्लिम। अब आप वापस नहीं जा सकते अपने काफिर माता पिता संबंधियों के पास में। तो बेसिकली इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, जो उनका जन्म है हिंदुओं से घृणा के आधार पे, वो घृणा 70 साल में 1000 गुना बढ़ गई है, घटी नहीं है। और उसका सीधा सीधा सबसे आसान शिकार वहां उपलब्ध काफिर है, वहां उपलब्ध सिख है, वहां उपलब्ध हिंदू है, वहां ईसाइयों के साथ में भी बड़ी ज्यादतियां होती हैं। हम लोग ईसाई समाज के साथ में भी प्रयास कर रहे हैं कि उनकी भी कुछ सहायता कर पाए, क्योंकि गंभीर मानवीय विषय है।
और एक सनातनी होने के नाते मैं अपने मानवीय पक्ष को कभी छोड़ नहीं सकता, इसलिए किसी की भी बच्ची इस कारण से उठती है जब, तो मुझे रात को नींद नहीं आती, क्योंकि वो विधर्मी है, वो उनके मजहब की नहीं है, इसलिए उसको उठा लिया जाता है, इसलिए उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। माँ बाप बिलखते रहते हैं, कोर्ट थाने कचहरियों के चक्कर लगाते रहते हैं, पुलिस के चक्कर लगाते रहते हैं, और एक परिवार जीते जी खत्म हो जाता है। कोई जिहादी, मैं हमेशा कहता हूं, कोई जिहादी आए और हमें गोली मार दे तो हम एक बार मरेंगे। कोई जिहादी आए और मैं एक बच्ची का पिता हूं, मेरी बच्ची को उठा के ले जाए तो मुझे हर दिन 1000 बार मरना पड़ेगा। मेरा जीवन मृत्यु से भी जो है बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, और मेरे लिए मेरा जीवन मतलब रहेगा ही नहीं। मतलब एक पिता अपनी बच्ची की रक्षा नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा किसी पिता के लिए मतलब बुरा समय क्या हो सकता है, इससे ज्यादा अपमानजनक और इससे ज्यादा वेदनापूर्ण किसी पिता के लिए क्या हो सकता है। इसलिए मेरी सब माता पिताओं से, उन परिवारों से बहुत ज्यादा सहानुभूति है। और मैं, मेरे पीछे फोटो लगी हुई है मेरे दादाजी की, मैं मेरे दादाजी को हमेशा प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। यदि उन्होंने 1947 में माइग्रेशन का निर्णय नहीं लिया होता तो शायद मैं भी वहां पैदा होता और मैं भी वहां सड़ रहा होता, और मुझे भी रोज चिंता रहती कि मेरी बच्ची घर शाम को लौटेगी कि नहीं लौटेगी स्कूल से पढ़ के, और मेरे बच्चे को कभी फोर्सफुली कन्वर्ट तो नहीं कर दिया जाएगा, मेरी बच्ची को उठा तो नहीं लिया जाएगा। इसलिए इस वेदनापूर्ण विषय में मैं 2010 से लगा हुआ हूं, जब से मुझे इसके बारे में पता चला, और तब से आज तक मैंने कभी चैन की नींद सोई नहीं है। और जितने लोगों को हम निकाल पाए, हम आज तक लगातार प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। डॉक्टर रत्नू, मैं तो आपको, जय भाई से तो आज मुलाकात हुई है, आपको तो मैं बहुत समय से सुन रहा हूं, और ताज्जुब की बात यह है कि मेरे और आपके बीच का जो तारुफ की कड़ी है वो अमेरिका से जीडी बख्शी ने मुझसे कहा कि तुमको इनको मिलना है और ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि उसके अलावा आप हलाल इकोनॉमी पे भी आप काफी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो काम है ये मैं समझता हूं कि राजस्थान में और खासतौर से एक प्रोफेशनल डॉक्टर को एक ऐसा विषय, जो मैं तो ये मानता हूं कि डॉक्टर की मानवीय संवेदनाएं बहुत होती हैं और वो डॉक्टर शायद तभी होता है, लेकिन पाकिस्तान का विषय खासतौर से, और वो भी एक बॉर्डर स्टेट में जिसमें बहुत सारे हम ये मानते हैं कि सारे स्लीपर सेल्स वगैरह बड़े एक्टिव रहते हैं। ऐसे में जब हिंदू और सिखों की प्रताड़ना की जो खबरें आती हैं, तो उन खबरों के साथ साथ आपका लंबा जुड़ाव, लेकिन ये जो हिंदू और सिखों का जो प्रोसिक्यूशन का जो तरीका है, इसका लेवल क्या है? इसका धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, आपके साथ सत्संग करने का सौभाग्य मिल रहा है, ये मेरे लिए एक बहुत हर्ष का विषय है। आपसे हमेशा कुछ सीखने को मिलता है। तो ये विषय इतना घिनौना है और कोई शब्द नहीं है मेरे पास इसको डिस्क्राइब करने के लिए। जो जय ने आपको भूमिका बताई है उसमें वो कोई कपोल कल्पना नहीं है हमारी। हाँ, मई 2019 के अंदर यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने बाकायदा अपने पार्लियामेंट से एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार 3 हिंदू सिख क्रिश्चियन बच्चियां प्रतिदिन उठ रही हैं। यानी हम इन बच्चियों के श्राप से कैसे बचेंगे मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे लोग कहते हैं यार उमेंद्र जी, जय जी आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। मैं कहता हूं भैया, तुम वो कहते हैं ना एक उर्दू में कि तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचाकर आए हैं। ये बच्चियां उठ रही हैं 3 इस 21st सेंचुरी में 24/7 टेलीविजन के युग में। हम थीम पार्टियां कर रहे हैं, हम यहाँ पर बॉलीवुड और क्रिकेट में सट्टे लगा रहे हैं। तो उस इशू को आगे बढ़ाते हुए कि इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन हिंदुओं सरदारों का बहुत जबरदस्त होता है वहां पर। यानी जो भी पाकिस्तान से हिंदू आता है वो हमें बताता है कि उसे वहां पर डुअल आइडेंटिटी के साथ रहना पड़ता है। वो अगर मुस्लिम नाम के साथ में समाज में जाएगा तो जैसे अजायब घर में कोई व्यक्ति किसी को देखने आता है वैसे लोग घेर लेंगे उसको, अरे यार देखो हिंदू ऐसा होता है, देखो हिंदू ऐसा होता है। तो वो बेचारा अपना नाम विनोद नाम है तो फिर वो सलीम नाम से अपना बिजनेस करेगा या वो अपना उठना बैठना करेगा। जो 50-60 लाख हिंदू वहां पर रह रहे हैं उनमें लगभग 10 लाख हिंदू बहुत धनी हिंदू हैं, जिनके पास बहुत धन है, वो दाल चीनी वगैरह का व्यापार करते हैं। उनके पास जमीन है क्योंकि पाकिस्तान में जमींदारी सिस्टम कभी खत्म नहीं हुआ। तो जो बड़े रजवाड़े हैं, राजपूत चारण, बड़े ठाकुर जो, उनके पास जमीनें हैं, बहुत हजारों एकड़ जमीनें हैं, लेकिन उनकी हर माह की फिरौती बंधी हुई है। अगर उनको जीवित रहना है, अगर उनकी बच्ची को सुरक्षित रखना है तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा। तो अब एक समाज जहां पर आपका हिंदू होना ही आपके लिए एक बर्डन है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर,
इतना जब ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव है, हमें अपनी रोजी रोटी के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, हम संपन्नता के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर संपन्नता के भी अलग अलग तल होते हैं। यहां तो एक हिंदू होना ही अपने आप में एक श्राप है, तो वो सबसे पहले तो वहीं बैकवर्ड हो गया वो। उसके बाद उसकी बच्ची का उठना, उसकी गर्दन कटने का कभी भी डर, और फाइनली ब्लास्फेमी लॉ, जिसमें कि यदि किसी के साथ कोई बिजनेस का कोई कॉन्फ्लिक्ट जाता है किसी लोकल मुसलमान के साथ, किसी हिंदू का, तो वो सीधा सीधा वहां लगा देगा, इसने तो कुरान की बेइज्जती करी है, इसने तो हमारे नबी की बेइज्जती करी है। तो वो एक विषय है जिसके ऊपर पूरी दुनिया इस समाज को प्रताड़ित मतलब इसको डांट रही है, समझा रही है कि भाई ये इस तरह के लॉज आधुनिक युग में नहीं बनते हैं। लेकिन नहीं, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ऑडेशियस, बिल्कुल नकटा समाज जिसे कह सकते हैं हम, कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया की क्या ओपिनियन है। हिंदू सिख इनके लिए भाईचारे में सिर्फ चारा है, ये भाई भाई हैं। और जहां तक रही डेमोग्राफी की बात, उस पर अंतिम बात कर दूं कि मुझे नहीं पता कितने आंकड़े हैं, कितने हिंदू बचे हैं वहां पर, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पिछले 5 साल में जब से हमने निमित्त एकम को शुरू किया है, तब से अकेले निमित्त एकम ने 10,000 हिंदू और सिख वहां से निकाले हैं। अब ये कहां से निकल के आ रहे हैं वो गिनती है, आप मेरे पास आकर के जोधपुर में और जयपुर में इन सबके रिकॉर्ड्स हैं, ये एफआरआर ऑफिस में, और जो भी हमारा यहाँ पर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वहां पर आते ही इनको पासपोर्ट से आकर के अपना रेफ्यूजी स्टेटस लेना पड़ता है। ये डेटा तो मैं फर्ज कर नहीं सकता, ये तो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। 10,000 हिंदू तो सिर्फ हमने निकाले हैं। तो ये कहां से आ रहे हैं, कोई इनसे पूछे। ये नहीं डॉक्टर साहब, जब आप ये कहते हैं कि 10,000 हिंदू आपने निकाले हैं, तो एक साधारण हिंदुस्तानी इसका मतलब क्या लगाए, क्योंकि वो तो बॉर्डर के उस पार रह रहे हैं। तो निकाले शब्द जो है उससे ऐसा लगता है कि या तो आपके कुछ लोग वहां काम कर रहे हैं, या कैसे निकाले कैसे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ये आपको मैं बताता हूं। 9 राष्ट्रों को भारत सरकार ने प्री इंटीमेटेड कंट्री में उनको कैटेगराइज किया हुआ, जिसमें सर्वप्रथम पाकिस्तान है। 9 के 9 जो देश हैं ये इस्लामिक देश हैं। इन देशों से यदि किसी भी व्यक्ति को भारत आना है तो उसको किसी भारतीय नागरिक की स्पॉन्सरशिप या गारंटी चाहिए होती है। तो हमारे दोनों ऑफिस, जयपुर और जोधपुर ऑफिस, वो गारंटी के कागज तैयार कराते, क्योंकि देखिए बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट होने के कारण उनके रक्त संबंधी हमारे यहाँ रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे दादाजी 47 में आ गए और कुछ परिवार नहीं आए, तो वो मेरे रक्त संबंधी है वहां पर। तो रक्त संबंधी और मित्रगण जो है वो अपने रिश्तेदार, मित्रों को, परिचितों को भारत से स्पॉन्सरशिप लेटर बना के पाकिस्तान भेजते हैं। उस स्पॉन्सरशिप लेटर के आधार पे उनके वीजा के लिए एप्लीकेशन फाइल होती है भारतीय दूतावास इस्लामाबाद में। भारतीय दूतावास उस वीजा की एप्लीकेशन में गारंटर की वैलिडेशन के लिए आईबी को भेजता है। आईबी गारंटर के घर तक आकर के उसके बारे में 2 बातें जांचती है। पहला, वो व्यक्ति एंटी नेशनल तो नहीं है, और दूसरा, वो व्यक्ति एंटी सोशल तो नहीं है। ये सब वेट होकर के पेपर्स वापस जाते हैं, तब वो वीजा एप्लीकेशन तय होती है। उसके बाद में वीजा इशू होता है। तो निमित्त एकम, जब किसी व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे पाकिस्तान से निकलना है, और वो अपने किसी रिश्तेदार को यहाँ फोन करता है, तो निमित्त एकम का काम वहीं से शुरू हो जाता है, पेपर बनाने से लेकर के। और जब वो लोग जोधपुर में ट्रेन से आते हैं या फिर अटारी क्रॉस करके आते हैं, तो उनका लोकल सीआईडी में रजिस्ट्रेशन कराना, उनके पेपर सरेंडर कराना, उनकी असाइलम की एप्लीकेशन तैयार करा के लगवाना, उनके एफिडेविट्स लगवाना, और भारत सरकार को उनकी असाइलम के लिए एप्लीकेशन ड्यू कोर्स में प्रोसेस करा के भेजना, और उनको यहाँ पे रेजिडेंट वीजा दिलवाना। यहाँ तक लगातार हम लोग काम करते रहते हैं। फिर नागरिकता एक अलग विषय है, उस पर आप जब कहेंगे तब मैं बताऊंगा। जरूर जरूर। डॉक्टर साहब से मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, दुनिया में बड़े सारे जेनोसाइड का हम लोग सुनते रहते हैं कि साहब ये जूस के साथ हुआ, ये पारसीज के साथ हुआ, लेकिन आप मुझे बताएं कि दुनिया में तमाम बड़े सारे जेनोसाइड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड जेनोसाइड होते हैं, लेकिन इस देश की सरकार, देश की जुडिशरी किसी कंट्री की इस जेनोसाइड का हिस्सा हो और उसको दुनिया इग्नोर कर दे, दुनिया उसकी तरफ से आंख मूंद ले, और या फिर दुनिया का एटीट्यूड जेनोसाइड्स का मजहब और जेनोसाइड का धर्म देख करके सेलेक्टिव है क्या? व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? 2 चीजें, दैट हमारी खुद की लीडरशिप
कांग्रेस की कमीनगी, क्योंकि 47 में ये जो पार्टीशन हुआ था, ये बेचारे इन हिंदुओं सरदार से पूछकर हुआ था। इनके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया था? अगर नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था तो उसका क्या फॉलो अप हुआ था? क्यों इन हिंदू सिखों को मरने के लिए छोड़ दिया गया? कोई संवेदना नहीं हमारे हृदय में कि इनकी बच्चियां उठ रही हैं, इनकी गर्दनें कट रही हैं, इनकी प्रॉपर्टियां इन्हें छीनी जा रही है। और ये इसमें हमारा हिंदू लीडरशिप, तथाकथित जो हिंदू लीडरशिप है, हमारा संत समाज, हमारा साधु समाज, हमारे इंटेलिजेंशिया, सब करके रहे हैं। 3 बच्चियां प्रतिदिन उठ रही हैं, इसकी रिपोर्ट यूरोपियन यूनियन बनाकर देता है। हमारी संवेदनाओं को हुआ क्या है? हम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ये तो एक तो हमारा फेलियर है, राइट। एक मैं आपको एक बड़ा खतरनाक इसका पहलू बताता हूं, जो काफी मेहनत करके रिसर्च किया, मैं पहले भी आपके साथ वो साझा कर चुका हूं। लेकिन रैंडम अनसीजिंग लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस, यानी एक ऐसी हिंसा, जब हम किसी, जैसे 9/11 की हिंसा हुई थी, जब वर्ल्ड ट्रेड टावर को गिरा दिया गया था, या 26/11 मुंबई की 24 घंटे टेलीविजन पे कवरेज हो रही थी, ये विशेषज्ञ आ रहे थे, वो विशेषज्ञ आ रहे थे, वो चीजें हमारे चित्त पर अंकित हो गई। लेकिन मनुष्य की चेतना सतत स्थानों पर रहती नहीं है, वो हम हमारा अटेंशन स्पैन का होता नहीं है। तो अगर एक समाज ये तय कर ले कि मुझे एक समाज को धीरे धीरे खत्म करना है, तो रैंडम, यानी उसका कोई पैटर्न आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन किसको कब कहां से उठाएगा। अनसीजिंग, ये कभी नहीं रुकी है और ये कभी नहीं रुकेगी जब तक गजवाए हिंद पूरा नहीं हो जाता। लो लेवल, जो सबसे खतरनाक पहलू है इसका, लघु श्रेणी की, यानी इतनी हिंसा करते रहो कि काफिर चैन से ना बैठे, इतनी भी मत करो कि काफिर इकट्ठा होके जवाब देने पर आ जाए। तो स्कैटर्ड, यानी ये ज्योग्राफिकली कभी मीठी में होती है, कभी लारकाना में होती है, कभी कराची से कोई बच्ची उठती है, कभी हैदराबाद से उठती है, कभी थर पार करके किसी छोटे से गांव से उठ जाती है। जब इस तरह की हिंसा होती है, तो चूंकि उस वक्त फैंटास्टिक वायलेंस नहीं है, तो वो हमारी, वो अखबार के छोटे से राइट साइड के कोने में वो जगह पर वो न्यूज आती है, एक बच्ची उठी। अब हम जैसे पागल, मेरे और जय जैसे और आप जैसे, तो हम तो लोग लगे रहेंगे इसके पीछे कि यार ये तो सतत चल रहा है काम। इसलिए इसका नाम अकस्मात, अनवरत, लघु श्रेणी की छितरी हुई हिंसा। इसलिए जगत इसको एक इंटेलिजेंस लेवल चाहिए इस तरह की हिंसा को समझने के लिए, इस हिंसा को समझने के लिए, इस तरह के जेनोसाइड को समझने के लिए उतनी प्रज्ञा चाहिए, उतनी इंटेलिजेंस चाहिए। वो हमारी चित्त को भरमाने के लिए बॉलीवुड और क्रिकेट में लगा दिया हमारे को। हमें पता ही नहीं है कि हम मर रहे हैं, एक समाज के रूप में हम मर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे चित्त को भरमाने का पूरा इंतजाम हुआ है। जैसे आप खुद फरमाते हैं कि हिस्ट्री दे दी हमने वामपंथियों को, एजुकेशन हमने मिशनरियों को दे दी, एंटरटेनमेंट हमने जिहादियों को दे दिया, और राजनीति हमने डायनेस्टीज को दे दी। तो बोलेगा कौन? वो तो कोई महादेव की कृपा से इंटरनेट आ गया, तो इंटरनेट आ गया तो अब आज और आप, मैं और जय, हम सब मिल गए, हम बातें कर रहे हैं। और एक महादेव की कृपा से नरेंद्र मोदी आ गया, जिसने कि 2014 में, पुष्पेंद्र जी ये मेरी व्यक्तिगत बात बता रहा हूं आपको, मैं 2014 से पहले भी मैं पाकिस्तानी हिंदुओं की मदद करता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस बात को किसी को कह सकूं, क्योंकि मैं अल्टीमेटली पाकिस्तानी सिटीजन के साथ डील कर रहा था। वो हिंदू मुसलमान, इसी को फर्क नहीं पड़ता, मुझे कभी भी रसूखा में धर लिया जाता। लेकिन 2014 में जब एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी इसको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में उठाती है, तो मुझ जैसे हिंदू के लिए, जय जैसे बंदे के लिए काम करना कितना सरल हो गया। तभी हमने निमित्त कम का बीज हमें पड़ा कि अब जब एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने इस इशू को उठा लिया है, इन भुलाए हुए हिंदुओं की, इन दुखी, प्रताड़ित, सताए हुए हिंदुओं की सुध ली है, तो हमें कुछ भारत में भी इसके लिए कुछ एक मैकेनिज्म, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां पर की होना चाहिए। तो आपके प्रश्न को लौटते हुए, क्यों इस जनरेट को बुलाया जा रहा है? क्योंकि ये एक बहुत गहरी चालबाजी के तहत किया जा रहा है, जिसको कि जेनोसाइड, अगर हम उसको नंबर्स वाइज देखें, अगर यूनो की डेफिनेशन में फिट करना चाहें तो फिट होता है, लेकिन चूंकि वो फैंटास्टिक नहीं है, क्योंकि वो कोई बमबारी नहीं हो रही है, बहुत कोई शोबज नहीं हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा शोर नहीं हो रहा है, और एक जो बहुत घातक इसके अंदर, जो खास तौर से, विशेष तौर से पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए लागू होती है बात, सब बच्चियां ही क्यों उठती हैं? इस्लाम से मुतासिर कोई पुरुष क्यों नहीं होता?
हिंदू समाज की बच्ची को ले जाना कितना जघन्य अपराध की मानसिकता सोचिए। कहां से एक डलिश, इविल, वाइल एंड हिडियस माइंड ये सब सोच के आया है कि हिंदू समाज की न सिर्फ एक संख्या कम होगी बल्कि एक कोख भी हमने उनसे छीन ली ताकि इनके नंबर ही कम होते चले जाएं। और जिस तरह से आपको अगर पता होगा कि पाकिस्तान में एक समाज हुआ करता था, कुछ कहते हैं हिंदू, कुछ कहते हैं उनको कबायली, कुछ ट्राइबल्स, कलश समाज, उसके कुछ 500-700 लोग बचे हैं। और अगर इसको जिहाद को ग्लोबल स्केल पे देखा जाए, यजीदियों के साथ क्या हुआ, कुर्दों के साथ अब क्या हो रहा है, तो ये टिड्डी दल है जो अपने आक्रमण पे निकला हुआ है। देखते हैं विश्व की आंख कब खुलती है। देखिए इसमें एक और बात मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ये भी जो आपने एक बड़ा अच्छी आपकी जो स्टडी है और ये जो आपने इसको निचोड़ बनाया, मैं समझता हूं कि इन 4 शब्दों में आपने इस्लामिक आतंकवाद और जिहाद को, जिसे कह सकते हैं कि बहुत सेकुलर तरीके से रख दिया है। इस रैंडम में, अनसीजिंग में और लो लेवल में कहीं कोई इस्लामिक वर्ड नहीं है, कहीं कोई कम्युनल वर्ड नहीं है, लेकिन इसके पीछे की पूरी मानसिकता रखी है। और जो बात आप पाकिस्तान के पस मंजर में कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये भारत के पस मंजर में भी यही चल रहा है कि कभी दिल्ली में आग लगा दो, कभी बंगलौर में आग लगा दो, कभी मालदा में लगा दो, कभी कश्मीर में लगा दो। तो एक तो ये, दूसरा जो कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जब हम बार बार ये कहते हैं कि साहब बच्चियों को उठाया जा रहा है, बच्चियों को उठाया जा रहा है, और कुछ छोटी छोटी क्लिप भी अक्सर आ जाती हैं, तो क्या इसमें इस तरीके का भी देखने को मिला है कि जो मर्द है जो उनको उठा रहा है, जो उनके साथ शादी भी कर रहा है, उसमें एज का बड़ा डिफरेंस है, और वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई 12 साल 15 साल की लड़की उठाई है तो 20 साल का लड़का उसके साथ शादी कर रहा है, तब भी समझ में आता है। लेकिन ऐसा भी सुनने में आता है कि वो जो एज गैप है वो भी बहुत है। क्या एज गैप ही बहुत नहीं है, अधिकतर ऐसे मेंटली रिटार्ड या फिर विकलांग लोगों से शादी की जाती है, और जब वो परिवार उस बच्ची के लॉस को रिकंसाइल कर जाता है कि बच्ची गई, तब उस बच्ची को फ्लैश मार्केट में भेज दिया जाता है या फिर अरब के शेखों के पास शारीरिक भोग के लिए भेज दिया जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे पास में है। मार्च 2019 में 2 बच्चियां उठी थी, रीना और रवीना, और मेरी पुख्ता जानकारी है, जय भी जानता है कि रवीना जो बड़ी वाली बच्ची है वो इस वक्त लाहौर के अंदर वेश्यावृत्ति में संलग्न है, जबकि उसका बड़े गाजे बाजे से विवाह किया गया था। और वो केस जिसका संज्ञान हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी उस वक्त श्रीमती सुषमा स्वराज, उन्होंने ट्वीट करके लिया था। इमरान खान ने उस पर एक कमीशन बिठाया था। उस कमीशन में अथर मिनुल्लाह करके एक जज थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट, एक वो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट कि सभी 18 से बड़ी हैं, जबकि वो बच्चियों की उम्र 13 और 15, वो माँ बाप बिलखते रह गए और वो बच्चियां चली गई, और एक बच्ची उनमें से फ्लैश ट्रेड में चली गई है। ये अधिकतर हिंदू बच्चियों का परिणाम होता है कि वो फ्लैश ट्रेड में जाकर अल्टीमेटली जब उनका मन भर जाता है तो शार्कों को खिला देते हैं। मेरा अब, क्योंकि आपने जो पूरा वहां क्या हो रहा है, किस तरीके का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, किस तरीके से आप लोग उनको लाके यहां बचा रहे हैं, लेकिन अब मैं जरा दूसरे स्टेज पे जाना चाहता हूं। इस पूरे इशू को पाकिस्तान में किस तरीके से हिंदू माइनॉरिटीज के साथ में क्या हो रहा है, ये खबरें तो चलती रहती थी, लेकिन कभी भी मैंने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे, सरकार के लेवल पे ये कभी इशू नहीं बना। ये हाल के दिनों में जब इस वक्त की मौजूदा सरकार ने एक बिल लाए और फिर वो बाद में संसद में बहस के बाद कानून बन गया, ये जो CAA है, खासतौर से मैं आहूजा साहब से चाहता हूं कि इस पे वो अपनी रोशनी डाले कि ये जो CAA है इसको लेकर के बहुत बवाल हुआ और तरह तरह की डेफिनेशन हुई और बड़े बड़े दानिश्वर वकीलों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के अलग अलग व्याख्या की और अलग तरीके से हुआ, और इस देश के मुसलमानों ने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जैसे ये कोई भारत के मुसलमानों के खिलाफ है और उनको यहां से निकाल दिया जाएगा, उनसे कागज मांगे जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन क्योंकि इसी से सीधा आपके मुद्दे से जुड़ा हुआ ही CAA है, किसी और मुद्दे से नहीं है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक बिल्कुल लेमैन को, जो आम आदमी है जिसको बहुत टेक्निकलिटीज नहीं पता है, इस CAA को आप बहुत सिंपल भाषा में एक आम आदमी के तर्क को मजबूत करें, ताकि जब शाहीन बाग पे दोबारा से लोग बैठें तो वो आम आदमी भी तर्कों के साथ, लॉजिक के साथ, रीजन के साथ उनको काउंटर कर सके। ये मैं आपसे चाहता हूं आहूजा साहब।
जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो देखिए, इसकी जो नींव रखी गई थी वो 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट में रखी गई थी। नेहरू लियाकत पैक्ट में दोनों देशों के प्रधानमंत्री इस बात पे सहमत थे कि कोई भी माइनॉरिटी भविष्य में भी यदि उनको ऐसा लगता है कि 47 में गलती हो गई और हमके चले जाना चाहिए था और वो नहीं गए, तो भारत का कोई मुसलमान पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान को अनिवार्य रूप से लेना पड़ेगा। पाकिस्तान का कोई अल्पसंख्यक भारत आएगा तो भारत को अनिवार्य रूप से लेना पड़ेगा। और चूंकि वो अविभाजित भारत की माइनॉरिटी हैं, अविभाजित भारत के नागरिक हैं, तो उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पे प्रेफरेंशियल बेस पे नागरिकता देनी पड़ेगी। ये लिखित एग्रीमेंट है। इसके फॉलोअप में आचार्य जेबी कृपलानी के लगातार दबाव बनाने के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1953 में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया और कहा भाई अब ये बिल बना देते हैं और ये एक्ट लागू कर देते हैं जिससे ये विवाद खत्म हो जाए। 55 में वो एक्ट आ गया जिसको 1955 का नागरिकता एक्ट कहा जाता है। तो उसमें जो है पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज के लिए सेक्शन 51A में विशेष प्रावधान था कि साधारण फॉरेनर को पूरी दुनिया में कोई कहीं पे भी किसी भी जाति का, धर्म का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या और भी कोई बुद्धिस्ट या कुछ भी, तो मतलब वो भारत आएंगे, वो 12 वर्ष रहेंगे और उनको नागरिकता मिलेगी, ऐसा प्रावधान किया गया। लेकिन अविभाजित भारत के नागरिकों को जो अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान के, यदि वो भारत में आएंगे तो भारत अनिवार्य रूप से शरण देगा और उनको नागरिकता 7 वर्षों में दी जाएगी। इस 7 वर्ष के प्रावधान में मानिए हम लोग 2000 से अधिक पाकिस्तानी हिंदुओं की नागरिकता करवा चुके हैं, पहले ही करवा चुके हैं। सीए अभी लागू नहीं हुआ है, उसके रूल्स रेगुलेशंस बन चुके हैं, किसी भी मूवमेंट महीने 2 महीने में लागू होने की तैयारी है। लेकिन हम पुराने एक्ट के प्राथमिकताओं के आधार पे ये काम कर चुके। दूसरी बात आई कि इसमें मुसलमानों का शब्द क्यों नहीं जोड़ा गया। तो मोदी जी की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने बेनिफिशरीज चेंज नहीं किए हैं। जो लाभार्थी 1955 के एक्ट में थे वही लाभार्थी सीएए के हैं। एक भी नाम किसी जाति या धर्म या समाज का ना घटाया गया है ना जोड़ा गया है। तीसरी बात, मेरा ये तर्क है कि हमारी बच्चियां उठ रही हैं वहां पे, तो आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी बच्चियां उठ रही हैं उनको उठाने वाले लोगों को भी उतनी ही प्राथमिकता पे नागरिकता दी जाए जिनकी बच्चियां उठी हैं, और उस प्रताड़ित व्यक्ति को और प्रताड़ना देने वाले को, दोनों को भारत की नागरिकता समान प्राथमिकता पे दी जाए। तो ये कैसा तर्क है? ये मतलब सोचने समझने वाली बात है। विरोध करने वालों को शर्म नहीं आती? शिकार और शिकारी को एक ही पिंजरे में डाल दो। हाँ, एक डिबेट में माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी और मैं थे, CNN न्यूज 18 की डिबेट थी, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला कि सेक्शन 51A इंडिजीनियस लोगों को नागरिकता देने की वकालत करता है, न कि सिर्फ माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की वकालत करता है। तो मैंने कहा साहब आप इतने 40-50 साल 60 साल आप रिजीम में रहिए, आपकी पार्टी, आप एक केस मुझे बताइए कि आपने पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश के किसी मुसलमान भाई को भारत की नागरिकता उस प्रावधान में दियो जो इनको अलग से प्राथमिकता देता है संवैधानिक रूप से। और यदि आपके पास एक भी केस नहीं है तो आप टीवी पे आके झूठ मत बोलिए। हमारे पास हजारों केस है कि हमने उस प्राथमिकता के आधार पे पाकिस्तान के माइनॉरिटीज को भारत की नागरिकता दिलाई है और वो सिर्फ उन्हीं पे लागू है। मैंने साहब पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान बच्चों की भी मदद की है, जो भारत में आए किसी कारण से, शादी करके या रिश्तेदारी के नाते, उनको 12 वर्ष वाली नागरिकता में मैंने मानवीय आधार पे पर वो आते 12 वर्ष की कैटेगरी में पहले से, आज से नहीं आ रहे हैं। लंदन का आदमी भी 12 वर्ष की कैटेगरी में आएगा, कोई अमेरिकन है वो भी 12 वर्ष की कैटेगरी में आएगा, पूरी धरती का व्यक्ति सेक्शन 61A के अंदर कवर होता है। तो ये बहुत बड़ा झूठ है और कोई कैटेगराइजेशन चेंज नहीं किया। ये माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का प्रावधान कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने किया था, वो अभी भी चला आ रहा है। 7 वर्ष को 5 वर्ष किया गया। एक तो ये अंतर आया है, और दूसरा सबसे बड़ा अंतर यह आया है साहब कि ये लाभ लेने के लिए व्यक्ति का या उसके माता पिता का जन्म पार्टीशन से पहले होना चाहिए। वो राइडर मोदी जी ने नई उम्र के बच्चों को 12 वर्ष पीड़ा नहीं भोगनी पड़े इसलिए हटा दिया है।